तो आज बेटा बायोलॉजी 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं। इसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। अच्छा, लिविंग वर्ल्ड का क्या मतलब है? देखो सबसे पहले समझो, जल्दी फटाफट समझेंगे बेटा। लिविंग वर्ल्ड का मतलब होता है हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब जो जिंदा है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले बेटा यहाँ पर फोटो आता है किसका? यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेटा सबसे पहले फोटो आता है किसका? अर्नेस्ट मेयर का। किसका? अर्नेस्ट मेयर का। हाँ, सेंचुरी लगा के मरे थे ये, देखो। हाँ, याद करना आसान है ना, कितना कि सेंचुरी लगा के मरे थे ये, देखो ना। 1904 में पैदा हुए और 2004 में मरे। अच्छा, इन्होंने किया क्या? तो बेटा इधर देखो, तो बेटा यहाँ पे इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि इन्होंने बेटा सबसे ज्यादा सबसे पहली बार स्पीसीज का कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा। क्या? स्पीसीज का कॉन्सेप्ट रखा। स्पीसीज तो हमको पता थी पहले भी, लेकिन उसको लेकर मिसकंसेप्शन बहुत सारे थे। कोई क्लियर बेटा उसके पास डेफिनेशन नहीं थी। क्या? एक क्लियर डेफिनेशन नहीं थी। तो एक क्लियर डेफिनेशन किसने दी? अर्नेस्ट मेयर ने दी। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला स्पीसीज होती है वो जब कोई दो इंडिविजुअल, एक सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल जो आपस में मिले, मीटिंग करें, तो एक ऑफस्प्रिंग बने, जो एक नया बच्चा हो, वो भी कैसा हो? फर्टाइल हो। फर्टाइल मतलब वो भी आगे बच्चे पैदा कर सके। हाँ, बच्चे पैदा कर सके। अगर वो ऐसा कर सकता है तो वो स्पीसीज की कैटेगरी में आ जाता है, और जो ऐसा नहीं कर सकते उसको हम सेम स्पीसीज नहीं कह सकते। और बेटा एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है? सबसे पहला, जब एक ह्यूमन मेल एक ह्यूमन फीमेल के साथ होता है, तो बेटा जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग आता है वो एक ह्यूमन आता है जो कि फर्टाइल होता है। फर्टाइल मतलब वो भी आगे बच्चे पैदा करने के लायक होता है। लेकिन अगर एक मेल डोंकी, क्या? मेल डोंकी एक मेल फीमेल हॉर्स के साथ क्रॉस करता है, ठीक है, मेल डोंकी को बोलते हैं जैक और फीमेल हॉर्स को बोलते हैं मेयर। तो बेटा उनका जो रिजल्ट होता है, उनके जो ऑफस्प्रिंग होता है उसको म्यूल बोलते हैं, खच्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खच्चर बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये म्यूल जो होता है ना, आगे ये फर्टाइल नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेटा ये सेम स्पीसीज तो नहीं है ना, घोड़ा और डोंकी अलग अलग है ना। तो बेटा जब ये दो अलग अलग स्पीसीज आपस में बनी तो रिजल्ट आया म्यूल। क्या आया? म्यूल मतलब खच्चर। तो बेटा खच्चर आगे कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकता। समझ में आ गया? तो ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट देने वाले अर्नेस्ट मेयर ही थे, और अर्नेस्ट मेयर को ही क्या बोलते हैं? इस दुनिया का नया डार्विन भी बोलते हैं, न्यू डार्विन भी बोलते हैं। तो बोलते हैं डार्विन कौन था? तो डार्विन के बारे में हम पहले 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, और 11th में एक पूरा चैप्टर, 12th के अंदर तो डेडिकेटेड चैप्टर है। इन्होंने क्या किया था कि हमारे अंदर टाइम टू टाइम आने वाले जो चेंजेस हैं, क्या टाइम टू टाइम आने वाले चेंजेस है, पॉजिटिव चेंजेस हैं, अडाप्टेशन है। क्योंकि हम बेटा टाइम के साथ बदलते रहे ना। हमको क्या बताया जाता है कि हम कभी बंदर की तरह दिखाई देते थे। हमारी पूंछ होती थी, हमारे बाल होते थे, हम 4 पैरों पे चलते थे, फिर 2 पैरों पे टेढ़े झुक कर चलने लगे, फिर सीधे खड़े हो गए, पहले बोलते नहीं थे, आज बोलने लगे, है ना। ये सारी चीजें क्या हो रही है? टाइम के साथ हम क्या हो रहे हैं? इवॉल्व हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंडीशंस बदल रही है। उन बदलती कंडीशंस के साथ हमें बदलना जरूरी है। अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। डायनासोर क्यों खत्म हुए? हाँ पूछो बेटा, दिखाओ। ये दोनों जो है अलग अलग स्पीशीज हैं, तो मतलब ये बर्थ कैसे कर सकती है जब अलग अलग है? तो ये नेचर के अगेंस्ट हुआ ना। हाँ। तो जब नेचर के अगेंस्ट ये काम हुआ तो यहाँ पर जो आगे निकला, नेचर उसको आगे बढ़ने ही नहीं देती। यह रूल है। अब तुम बोल रहे हो हो कैसे गया? हो जाता है, और ये पैदा किए भी जाते हैं। आप वैष्णो देवी वगैरह गए हो? हाँ। वहां पे ना तो घोड़ा होता है और ना गधा होता है, वहां पे म्यूल ही होता है। क्यों? दिखता घोड़े की तरह है और मेहनत गधे की तरह करता है। दोनों कैरेक्टर होते हैं इसके अंदर। तो लोगों को इसमें बैठने में भी शर्म नहीं आती। तुम लोगों को गधे पे बिठा सकते हो? नहीं बैठेंगे वो, लेकिन घोड़े पे बैठने को तैयार हो जाते हैं ना। तो कई लोगों को पता ही नहीं चलता ये खच्चर है कि घोड़ा है, क्योंकि दिखने में घोड़े जैसे ही होता है पर हाइट होती गधे जैसी। तो लोग आराम से बैठ जाते हैं। समझ में आया? चलो बेटा अगला देखो। तो समझ में आ गया ना बेटा, ये एग्जांपल बहुत जरूरी है। नेक्स्ट दिखाओ। नेक्स्ट है बेटा बायोडाइवर्सिटी। क्या है बेटा? उसका हाँ, ये एग्जांपल बेटा बहुत जरूरी है, भूलने का नहीं। हो सकता है तुमसे पूछ भी लिया जाए। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी। क्या है? डाइवर्सिटी। क्या है बेटा? शब्द का नाम क्या है? डाइवर्सिटी। इधर दिखाओ, ठीक है। अब ये बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब लिविंग, बायो का मतलब होता है लिविंग। क्या होता है? लिविंग। और डाइवर्सिटी का मतलब होता है बेटा वेरिएशन, विविधता। क्या? विविधता। इधर दिखाओ। तो बेटा इसका मतलब है कि जो जीव है उनके अंदर बहुत ज्यादा विविधता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है, मतलब बहुत टाइप के, मतलब जैसे हम सेम टू सेम नहीं होते हैं, थोड़ा सा मैं स्पीसीज बहुत सारी है हमारे पास, है ना। स्पीसीज हमारे पास
बहुत सारी है। समझ रहे हो मेरी बात को, कि कई तो ऐसी स्पीसीज है जिसे हम खोज भी नहीं पाए हैं, खोज रहे हैं। और जैसे जैसे हमारा एरिया बढ़ता चला जाता है, जहाँ जहाँ हम नई नई जगह जाते रहते हैं, हमें नई नई स्पीसीज मिलती चली जाती हैं। आज से 100 साल पहले जो स्पीसीज का डेटा आज हमारे पास है ना, आज ये माना जाता है कि इस पूरी दुनिया के अंदर इस पूरी दुनिया के अंदर 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। कितनी? 1.7 1.8। हाँ, और इसके अंदर ह्यूमन की स्पीसीज कितनी है? एक ही तो है ह्यूमन। मैं हूँ, अफ्रीका को, अमेरिका को, सारे एक ही हैं। इंसान सारे एक ही हैं, बस दिखने में अलग अलग है। इसके मतलब नहीं स्पीसीज अलग है ना। ऐसा तो नहीं है कि अफ्रीका का आदमी घोड़े से शादी कर लेगा तो कुछ नई चीज आ जाएगी, वो भी इंसान से शादी करनी पड़ेगी उसको। क्यों? अर्नेस्ट मेयर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। बात समझ में आ गई? अगर अगेंस्ट होएगा तो आगे जो है मतलब एक तो होगा ही नहीं, और अगर हो भी गया fertile नहीं तो होगा। फर्टाइल नहीं होगा। बात समझ में आ गया? इतना सा बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इधर देखो, ठीक है। अब ये इतनी सारी स्पीसीज, अब बोलते हैं कि 700 से 800 करोड़ तो सिर्फ इंसान है इस धरती पे, और जो कि हर सेकंड बढ़ रहे हैं। क्या? हर सेकंड बढ़ रहे हैं। इससे भी ज्यादा हमारे पास क्या है? मच्छर है। क्या है? इससे भी ज्यादा मच्छर है। इधर देखो, तो बेटा ये कहा जाता है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ा वैसे वैसे स्पीसीज बढ़ती चली जाती है। आज जब इंसान चांद पे भी जाता है ना, तो वहां पे भी ऑर्गेनिज्म की खोज भी करता है कि कोई जीवित चीज तो नहीं है, कोई जिंदा चीज तो नहीं है। इसका मतलब जब एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन बढ़ता जाता है, स्पीसीज की काउंट बढ़ती चली जाती है। बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या हुआ बेटा? नॉमेनक्लेचर का मतलब हुआ कि जब हम एक स्पीसीज को ढूंढते हैं तो उसका अगर हमने नाम नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? हम उसे भूल जाएंगे, या हम उसे याद नहीं रख पाएंगे, उसके कैरेक्टर्स पे याद नहीं रख पाएंगे। तो बेटा नाम देना जरूरी है ना। क्लास के अंदर तुम भी बैठते हो, तुम्हारा रोल नंबर दिया जाता है ना। क्यों दिया जाता है? ताकि तुम्हें आराम से आइडेंटिफाई किया जा सके। हो सकता है तुम्हारे नाम के 2 बच्चे हों, हो सकता है तुम्हारे नाम का एक भी बच्चा तुम्हारी क्लास में ना हो, फिर भी तुमको एक रोल नंबर दिया जाता है। क्यों? रोल नंबर से आइडेंटिफाई करना बेटा ज्यादा आसान होता है। तो इसी तरीके से बेटा एक नाम दिया जाता है। अब नाम देने के ये भी कारण है, नाम देने का एक कारण और भी है। जैसे कि एक ही स्पीसीज को बेटा अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कहीं पर इसका लोकल नाम कुछ होता है, कहीं पर लोकल नाम कुछ होता है ना। लेकिन हम अगर साइंस में उसका एक नाम दे दें, जैसे एसआई यूनिट पढ़ा था ना हमने। एसआई यूनिट क्या है कि कई जगह पे बेटा तोलने का क्या हिसाब था कि कोई तो इस तरीके मुट्ठी भर तोलता है, किसी का कुछ तोलने का हिसाब है, किसी का कुछ तोलने का हिसाब है। तो इस पूरी दुनिया के अंदर एक स्टैंडर्ड तोलने का हिसाब हो जाए, इस पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड नापने का हिसाब हो जाए, उसके लिए हमने क्या किया? एसआई यूनिट बनाई। क्या बनाई? उसी हिसाब से हमने बेटा नॉमेनक्लेचर भी बनाया। और हमने नहीं बनाया, इसको बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम है कैरोलस लीनियस। क्या नाम है? इसको याद कर लेना। ये दूसरे साइंटिस्ट है हमारे, कैरोलस लीनियस। 11th क्लास में आने वाले दूसरे साइंटिस्ट हैं। अंडरलाइन की बेटा जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जब आएगी टैक्सोनॉमी, उसके अंदर कैरोलस लीनियस का नाम भर भर के आएगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है नॉमेनक्लेचर। हाँ, तो बेटा इसके अंदर उसको आराम से ढूंढा जा सकता है। ठीक है। अच्छा बेटा इधर आओ। जैसे कि हमको पता है कि यूनिट को डिसाइड करने के लिए एसआई यूनिट होता है ना। क्या एसआई यूनिट होती है ना, है ना। इंटरनेशनल यूनिट्स होती हैं जो कि उसको डिसाइड करती हैं। तो बेटा ऐसे ही अब 2 फील्ड है बायोलॉजी की, 2 फील्ड है। एक तो होती है बेटा जूलॉजी और एक होती है बॉटनी। जूलॉजी का मतलब होता है जिसके अंदर हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, और है ना। और बॉटनी होती है बेटा जिसके अंदर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो 2 संस्थाएं हैं। क्या है? 2 ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल जो कि नेमिंग पे काम करती हैं। और पहली का नाम है ICBN और दूसरे का नाम है ICZN। दोनों के अंदर कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ एक B और Z का अंतर है। अब क्या है? इसका मतलब है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। बी से बोटेनिकल, तो जो बोटनी के नाम देते हैं, जो पेड़ों वगैरह के नाम देंगे, वो ICBN है। और ऐसी अगली संस्था क्या है? ICZN। तो इसमें सिर्फ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर आ जाएगा। तो ये बेटा कई बार क्या आ जाता है आपको नीट में या आपके एग्जाम में क्या आ जाता है? ICBN की फुल फॉर्म बताओ, या ICZN की फुल फॉर्म। मतलब 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से उनको एक चूज करनी होगी। वो B की जगह पे कुछ भी दे देंगे, C की जगह पे कुछ भी दे देंगे, लेकिन उनको करेक्ट याद होनी चाहिए। अच्छा बेटा एक चीज देखो इधर। तो बेटा जो कैरोलस लीनियस है, उन्होंने जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, देखो बाई का मतलब होता है 2। क्या? 2। और नोमेनक्लेचर का मतलब नाम। तो किसी भी स्पीसीज का जब वो नाम देते थे तो कैसे देते थे? 2 नामों को आपस में जोड़कर एक नया नाम बनाते थे। जैसे कि इंसान का नाम क्या है, ह्यूमन का नाम क्या है? होमो सैपियन। क्या? होमो सैपियन। अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें होमो क्या है, ये सैपियन क्या है। जैसे आम का नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। क्या? मैंगीफेरा। ये कुछ अलग है बेटा याद करना पड़ेगा।
मैंगीफेरा इंडिका, बोलो, बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा, बोलो मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा मैंगीफेरा इंडिका। तो बेटा अब इसके अंदर ये मैंगीफेरा क्या है, ये इंडिका क्या है, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। ये दो नाम क्या होते हैं, किस तरीके से लिखे जाते हैं। इन्हें लिखने के लिए जो लैंग्वेज उसने यूज की वो लैटिन यूज की। क्या? लैटिन। अभी लैटिन ने क्यों यूज की, इंग्लिश क्यों नहीं यूज कर ली? हमारे लिए मुश्किल बनाना था क्या उसको? नहीं बेटा, ऐसा था कि उसको एक ऐसी लैंग्वेज यूज करनी थी कि अगर मैं आज किसी का नाम दे दूं तो आने वाले टाइम में 50 साल में 100 साल में डायलेक्ट चेंज ना हो जाए, बोलने का तरीका चेंज ना हो जाए, है ना, कहीं वो लैंग्वेज में और ज्यादा वेरिएशंस ना आ जाए, तो क्या होगा, वो नाम उस तरीके से नहीं बोल पाएंगे जो कि वो देकर जाता, है ना। तो उसको एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जिसके अंदर चेंज ना आए। तो एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें चेंज ना आए वो वही लैंग्वेज हो सकती है जिसको बोलने वाला कोई जिंदा ही ना हो, है ना। और बिल्कुल लैटिन एक ऐसी भाषा है जो कि डेड लैंग्वेज है, मतलब उसको यूज करने वाला अब कोई नहीं है इस दुनिया में। तो उसके अंदर वेरिएशन आने के चांसेस क्या है? अगर आज इंग्लिश बोलने वाले सारे खत्म हो जाए या इंग्लिश बोलना हम बंद कर दें, बैन हो जाए इंग्लिश, तो क्या उसके अंदर कोई वेरिएशन आने वाली है? कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यूज नहीं करते उसको, वैसी की वैसी रहेगी। तो लैटिन बेटा बदलने वाली भाषा नहीं है, एज डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज मतलब उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए उसको एज अ स्टैंडर्ड लिया गया। बात समझ में आ गई? ठीक है। मतलब भैया जो पहले के लोग थे सिर्फ वही यूज कर सकते थे लैटिन? नहीं, लैटिन बोलने वाले बेटा कुछ पर्टिकुलर जगह के पर्टिकुलर लोग थे जो कि अब खत्म हो गए, अब है एक भी नहीं है। बस बेटा साइंटिस्ट की लैंग्वेज बन के रह गई है ये नोमेनक्लेचर की लैंग्वेज बनकर रह गई है। और क्यों रह गई है मैंने तुमको बताया, 2 हाथ यूज कर बेटा, ठीक है। अच्छा देखो, अब मैंने तुमको क्या बताया था, बाइनोमियल मतलब दो नामों को मिलाकर एक नया नाम बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था मैंगीफेरा इंडिका। क्या बताया? मैंगीफेरा इंडिका। बेटा इसके अंदर जो पहला नेम होता है उसको हम बोलते हैं जीनस नेम या जेनरस नेम। क्या बोलते हैं? जेनरस नेम। और अगले वाले को बोलते हैं स्पीसीज का नेम। मतलब मैंगीफेरा के पीछे जो लगा हुआ है इंडिका, इंडिका क्या हो गई? इसकी स्पीसीज हो गई। क्या हो गई बेटा? इसकी स्पीसीज हो गई। समझ में आ गया? ये हर नाम के साथ है, पहले जीन्स और फिर स्पीशीज। हाँ। और इस पैटर्न को बेटा कभी नहीं भूलना। इधर देखो, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया मैंगो का, तो बेटा मैं आगे दिखाऊंगा ये टेबल किस तरीके से बनती है, लेकिन इसका नाम नॉर्मल देखें तो जीनस देखो, तो जीनस क्या है? मैंगीफेरा। और बात करें हम इसकी किसकी, आगे स्पीसीज की वो क्या है बेटा? इंडिका। वो बेटा इसके अंदर मेंशन नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैंने आपको समझा दिया कि पीछे वाला नेम क्या होता है बेटा? स्पीसीज का नेम होता है, और आगे वाला बेटा जीनस का नेम होता है। इसको याद रखना कि हम दोनों नामों को जो भी नाम बेटा हम लैटिन में लिखते हैं, लैटिन में लिखी हुई भाषा है ये, इसको बेटा हम अंडरलाइन करते हैं। क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं। कई बार क्या करते हैं, जो इसको नाम देता है, जो भी बंदा इसको पहली बार ढूंढता है वो अपना नाम देता है। ऐसे कैरोलस लिनस ने मैंगीफेरा इंडिका नाम दिया था, तो वो इसके पीछे अपना नाम लिन शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता है, लेकिन उसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? लीनियस कैरोलस ये जो भी है बेटा, ये तो आज की लैंग्वेज का नाम है, इंग्लिश का नाम है, तो उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। तो उसके अंदर तो कोई चेंज आए, मतलब चेंज आ सकता है, वो तो परमानेंट नहीं है। तो बेटा सिर्फ लैटिन के नीचे ही हम क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं। दूसरी चीज, जीनस का नाम हमेशा बेटा कैपिटल शब्द से शुरू होता है। किससे? कैपिटल लेटर। हमेशा याद रखना कि फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल। हाँ, और लास्ट बाकी सब स्मॉल लेटर। हाँ, और बीच में क्या होगा? जीनस स्पीसीज के बीच में क्या होगा बोलो? एक गैप होगा बेटा। क्या होगा? गैप होगा। इसको एक मैंगीफेरा इंडिका कभी बिल्कुल जोड़ के मत लिख देना इसको, अगर जुड़ा हुआ लिखा है इसका मतलब गलत है। क्या है? गलत है। समझ में आ गया? देखो यहाँ पर देखो, पहले जीन्स फिर स्पीशीज, दोनों में गैप और कैपिटल देखो। अंडरलाइन करना। अब ये देख रहे हो ना, यहाँ पे मैन लिखा है, मैन का नेम होता है बेटा होमो सेपियन। तो होमो हो गई जीनस या जेनरस नेम। ये भैया बायोलॉजिकल नेम है, ये क्या है? स्पीशीज। ये बेटा बायोलॉजिकल नेम है जो कि बनता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से दिया जाता है। कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले दिया। जीनस और स्पीसीज के नेम को मिलाकर दिया जाता है। देख रहे हो ना यहाँ पे, जैसे कि मैंगो का नाम क्या था? मैंगीफेरा इंडिका। अब ये अगर ये नेम मिला तो वैसे ही ये भी वही है कि दो नेम से मिलके जो बनता है। हाँ, और बेटा ये हर जगह एक्सेप्टेड है। इसका मतलब अगर मैं होमो सेपियन जाके अमेरिका में बोलूंगा तो वो समझ जाएंगे कि होमो सेपियन मतलब इंसान की बात हो रही है। समझ में आ गया? अफ्रीका में किसी साइंटिस्ट से बात करूंगा तो वो भी होमो सेपियन से इंसान ही समझेगा, और मैंगीफेरा इंडिका से मैंगो समझेगा। अब हो सकता है आम को तुम्हारे यहाँ पे कुछ अलग अलग बोलते हो, कोई लंगड़ा बोलता है, कोई दशहरी बोलता है, और हम समझ जाते हैं, है ना। और ऐसी बेटा पूरी दुनिया के अंदर भी मैंगो को अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन एक नाम जो हर जगह एक्सेप्टेड है वो बेटा मैंगीफेरा इंडिका है। लेकिन ये भी कौन समझेगा? जो जानता होगा। जो नहीं जानता होगा वो क्या मैंगीफेरा इंडिका क्या समझेगा, है ना। अब तुम जाके बाजार में तो बोलोगे नहीं भैया 1 किलो मैंगीफेरा इंडिका दे दो, वो दे देगा तुम्हें, फिर कुछ और ही दे देगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसको कभी मत भूलना, ये मैं समझाया तुमको। क्यों? यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि मतलब नेम, हाँ मतलब बोलेगा मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या है,
तीनों के चारों ऑप्शन के अंदर मैंगीफेरा इंडिका ही लिखा होगा, लेकिन किसी के अंदर क्या होगा, शुरू वाला एम स्मॉल दे रखा होगा, या ये भी कैपिटल दे रखा होगा और इंडिका भी कैपिटल दे रखा होगा, या अंडरलाइन दे रखी होगी, बाकी में अंडरलाइन ही दे रखी होगी, या मैंगीफेरा इंडिका एक साथ लिखा होगा, बीच में गैप भी नहीं होगा। समझ में आ गया? अब ठीक कौन कर पाएगा बच्चा? जो उसके सारे रूल जानता है, क्या कि अंडरलाइन भी होना चाहिए, जीनस बीच नेम में में gap होना कैपिटल होना चाहिए। जीन्स हाँ, पहले और बाद में स्पीशीज। ठीक है बेटा। अगली चीज देखो, अब कोई चीज जिंदा है या मरी हुई है वो कैसे पहचानोगे? देखो बेटा, तो इसके अंदर होते हैं लिविंग बीइंग के ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स। तो बेटा कुछ होते हैं डिफाइनिंग फीचर और कुछ होते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर। मतलब डिफाइनिंग फीचर जो है, जो वो तो भैया लिविंग ही दिखाएगा, जिंदा ही दिखाएगा, और नॉन डिफाइनिंग फीचर जिंदा भी दिखा सकता है और मरी हुई चीजें या नॉन लिविंग थिंग्स भी ये चीजें दिखा सकती हैं। तो ये डिफाइनिंग, हाँ ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लेकिन डिफाइनिंग फीचर क्या है? जो कि बेटा सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही दिखा सकते हैं। इसके मतलब नीट में किस तरह से क्वेश्चन बनता है कि ये चार ऑप्शन बना देंगे इन दोनों के अंदर से, और आपसे क्या पूछेंगे, डिफाइनिंग फीचर क्या है लिविंग का। तो उसमें बेटा ये सारी चीजें भी होंगी, ये भी होंगी। अब इसके अंदर से बेटा जो जानता है डिफाइनिंग फीचर क्या है वो उस पर क्लिक कर देगा, ठीक कर देगा, और जो नहीं जानता वो दूसरी चीजों को सोच के उन पर ठीक कर देगा। जैसे कि इसके अंदर लिखा है ग्रोथ, कि कोई जिंदा होता है तो वो बढ़ता है। अब खुद देख रहे हो ना बेटा, हम छोटे थे तो बढ़ रहे थे, अब धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं, है ना। कोई जानवर का बच्चा पैदा होता है, हाथी का छोटा सा होता है, कितना बड़ा हो जाता है। लिविंग ये है ना। अच्छा, तो बेटा ये क्या चीज नॉन लिविंग नहीं दिखाती? क्या पर्वत धीरे धीरे बड़े नहीं हो रहे? हो रहे हैं ना। क्या वो जिंदा है? नहीं। फिर तुम्हारे यहाँ पर बेटा एक कूड़े का ढेर लगा हुआ है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा? लोग बाग आके उस पर कूड़ा डालते रहते, बड़ा हो जाता है ना। क्या वो जिंदा है? नहीं, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग है। तो ये बेटा ये डिफाइनिंग फीचर कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता ना। अगली चीज देखो, रेस्पिरेशन, वो सॉरी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा, सीधे सा मतलब होता है अपना नंबर को बढ़ाना। क्या? अपने नंबर्स को बढ़ा लेना। अब बेटा कोई चीज का नंबर बढ़ रहा है तो क्या जरूरी है कि वो लिविंग ही होगी? नॉन लिविंग चीजों के भी तो नंबर बढ़ सकते हैं। नॉन लिविंग में भैया एग्जांपल बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं। तुम्हारे सामने एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा था, तुमने उसमें हथौड़ा मारा, उसके कई टुकड़े हो गए, उसका रिप्रोडक्शन हो गया। क्या वो जिंदा हो गया? एक खीरा आया तुम्हारे घर में, तुमने काट के 4 कर दिए, क्या वो जिंदा हो गया? नहीं। तो इसको डिफाइनिंग फीचर कह सकते हो? हाँ, नहीं कह सकते बेटा। मतलब उसमें नॉन डिफाइनिंग में तो आएगा ना ये। हाँ, और सीधी सी बात देखो, ये तो ऐसे एग्जांपल दे दिया मैंने जो तुम बुक में नहीं लिखो, कॉपी में लिखोगे। जो बेटा म्यूल पैदा हुआ था मेल डोंकी से और फीमेल हॉर्स से, जो म्यूल पैदा हुआ था, पर वो फर्टाइल नहीं। क्या वो आगे रिप्रोडक्शन कर सकता है? नहीं। तो बेटा क्या ये हमारा डिफाइनिंग फीचर हो सकता है? कभी भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता। अगली चीज क्या है? रेस्पिरेशन, मतलब सांस लेना, रेस्पिरेशन। क्या ये डिफाइनिंग फीचर हो सकता है? कोई चीज सांस ले रही है तो कोई जिंदगी है। अब तुम बोलोगे पता नहीं, हो भी सकता है, क्योंकि सांस तो जिंदा ही लेते हैं। तो बेटा आपने देखा है जो लोहार होता है ना, लोहार होता है या साइकिल में हवा भरने वाले होते हैं, उनके पास एक पंप होता है। वो पंप भी क्या करता है, कभी फूलता है फिर बंद होता है, फिर फूलता है और फिर बंद होता है। कम मतलब फूलता है और छोटा हो जाता है। जैसे उसमें हवा भरती है वो फूल जाता है, हवा ऐसी वो साइकिल में डाल देते हैं वो पतला हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या वो जिंदा है? नहीं ना। अब बेटा डिफाइनिंग फीचर्स को पढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब खाने का पचना। खाना सिर्फ जिंदा ही पचा सकता है और कोई नहीं पचा सकता। अगला कॉन्शियस मतलब सेल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब सेलुलर स्ट्रक्चर होगा उसका, सेल्स होंगे उसके अंदर, लिविंग सेल्स, यही हो सकता है। कॉन्शियसनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है? कॉन्शियसनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों बेटा? मेटाबॉलिज्म तो हम बाहर भी करा सकते हैं लैब में, है ना। सेल से तो बेटा नॉन लिविंग चीज़ों को भी बना सकते हैं। कोई चीज़ मर गई लेकिन वो सेलुलर स्ट्रक्चर है। लेकिन बेटा कॉन्शियसनेस का मतलब होता है किसी को मैं हाथ लगाऊं वो उस चीज़ को लेके कॉन्शियस हो, मतलब रिएक्ट करे, सर्दी महसूस हो, गर्मी महसूस हो, दर्द महसूस हो, वो सिर्फ लिविंग ही कर सकता है। नॉन लिविंग कर सकता है क्या? पत्थर एक कॉन्शियसनेस दिखा सकता है कभी तुम्हें? नहीं। कभी नहीं दिखा सकता ना। तो बेटा सबसे ज्यादा डिफाइनिंग फीचर कोई पूछे और ये सारी चीजें भी दे रखी हो, डिफाइनिंग फीचर भी दे रखी हो ऑप्शन में, और फिर भी डिफाइनिंग फीचर पूछे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे मेटाबॉलिज्म पे लगाऊं या कॉन्शियसनेस पे लगाओ। तो तुम बेटा मेटाबॉलिज्म को छोड़ के कॉन्शियसनेस पे ही ओके कर देना, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को भी मैं अलग से परफॉर्म कर सकता हूँ कहीं पे लैब में, लेकिन कॉन्शियसनेस को कहीं पे भी नहीं बना सकते तुम। तो मतलब ये तो इसी डिफाइनिंग में ये डिफाइनिंग फीचर्स हैं, लेकिन मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन अगर कोई बोले ना डिफाइनिंग का भी डिफाइनिंग क्या है, एक कैरेक्टर बताना हो तो मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो कॉन्शियसनेस क्या है? सबसे मेन है। क्या है? क्योंकि हाँ इस ये मतलब समझ लो नीट में अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाना होगा
तो वो डिफाइनिंग फीचर के साथ नॉन डिफाइनिंग फीचर को मिक्स करके दे देंगे, और उसके अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म भी दिखाई देगा तुमको। तो तुम मेटाबॉलिज्म पे लगाओगे, कॉन्शियसनेस पे लगाओगे, फिर तुम कॉन्शियसनेस को नहीं छोड़ सकते। समझ में आ गया? अगला देखो बेटा, अब लिविंग बीइंग तो मैंने तुम्हें बता दिया, जिंदा कौन है, जो बेटा ये सारे कैरेक्टर दिखाते हैं वो बेटा जिंदा है। अगला क्या है, टैक्सोनॉमी। अभी टैक्सोनॉमी क्या है, बट टैक्सोनॉमी का मतलब है, अब तुमने देखा मैंने किसी का नाम दे दिया मैंगीफेरा इंडिका, किसी का नाम दे दिया होमो सैपियन, किसी की स्पीसीज ये है, किसी का जीनस ये है, ये पता कैसे चला, क्या ये पता कैसे चला? तो बेटा सबसे पहले ये तरीका निकाला गया, किसने, कैरोलस लिन्नेस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, उन्होंने ये तरीका निकाला कि चीज़ों को किस तरीके से पता लगाओगी, क्या चीज़ क्या है, कौन सी स्पीसीज में एग्जिस्ट करता है, कौन से जीनस में, ये सब पता लगाने का एक तरीका इवॉल्व किया, उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। सबसे पहले बेटा टैक्सोनॉमी की चारों चीज़ों को तुम्हें याद करना पड़ेगा, क्या होता है। सबसे पहले होता है कैरेक्टराइजेशन। हम देखते हैं कोई भी चीज़ का कैरेक्टर क्या है, कोई नया ऑर्गेनिज्म दिखाई दिया, हम उसके कैरेक्टर देखेंगे, अरे इसके तो 2 हाथ 2 पैर हैं, नाक है, कहीं तो इंसान जैसे दिखाई दे रहा है, या इसके तो 6 पैर हैं, रैंग के चल रहा है, छोटा सा है, ये तो कीड़े जैसे दिखाई दे रहा है ना, ये तो कॉकरोच जैसे दिखाई देता है, या तो इस रैंग के चल रहा है, ये तो केंचुए जैसे दिखाई देता है। समझ गए? तो इसको बोलते हैं कैरेक्टर। सबसे पहले कैरेक्टर देखना, फिर उन कैरेक्टर के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करना। क्या? आइडेंटिफाई करना, पहचानना। अगर पहचान लिया पहले से है तो उसे क्लासिफिकेशन कर देंगे, मतलब उसको इस क्लासेस में डाल देंगे कि ये स्पीसीज हो गई, ये जीनस हो गई, इसमें हम डाल देंगे, पहले से जो डिफाइन है। लेकिन अगर कोई नई चीज़ मिल गई, क्या, या मान लो ये वीडियो बना रहा है, ये गोलू दिख गया किसी को, तो क्या दिखेगा इसको, यार ये तो इंसान भी नहीं है, जानवर भी नहीं, क्या है ये? तो इसके लिए क्या होगा, एक नई क्लासिफिकेशन बनानी पड़ेगी, इसके नई टर्म बनानी पड़ेगी, तो उसको बेटा नॉमेनक्लेचर बोलेंगे। अगर कोई नई चीज़ मिल जाए, उसका नया नाम देना पड़े, तो उसको नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। और अगर पहचान में आ जाए भैया ये तो यही है, इसको अगर नॉर्मल नया नेम होगा तो नोमेनक्लेचर में है, तो नॉमेनक्लेचर में डाल दिया जाएगा, अगर उसका कोई नाम ना हो, आज तक कभी मिला ही ना हो। ठीक है, अगली चीज़ देखो, मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्या है। तो ये तो पुराना तरीका है, ये नया तरीका है। नया तरीका में कुछ भी नहीं है, पुराने तरीके के साथ एक नई चीज़ और जोड़ दी है। हम इसके अंदर एक चीज़ और देखते हैं, क्या देखते हैं, एक्सटर्नल फीचर देखते हैं, इंटरनल फीचर देखते हैं, मतलब बाहर से कैसा है, अब अंदर से कैसा है ये भी चेक करते हैं, और बेटा इसके बाद हम सेल का स्ट्रक्चर भी चेक करते हैं, और ये देखते हैं उसका डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है। मतलब भैया पहले सिर्फ इतना ही था। हाँ, इसमें बस थोड़ी और चीजें देखते हैं, ये देखते हैं इकोलॉजी में किस तरीके से रहता है, इसका रहन सहन क्या है, इसका हैबिटेट क्या है, पहचानने का वे जो था बस वो 4 ही थे। हाँ, ये बाद में ये भी थोड़ा सा ऐड हुआ, ये ऐड हुआ है कि वो किस तरीके से एनवायरनमेंट में रहता है, उसका ये भी देखते हैं किस तरीके से इकोलॉजी के अंदर, मतलब किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है, किस पर डिपेंड करता है, उसका खाने का तरीका क्या है, ऑटोट्रॉप है कि हेटेरोट्रॉप है, कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बस ये सब चीज़ें और देखते हैं। इसको याद करने का तरीका है बाहर अंदर CDE, देखो ना, बाहर मतलब एक्सटर्नल फीचर, अंदर मतलब इंटरनल फीचर, C से सेल स्ट्रक्चर, D से डेवलपमेंट, E से इकोलॉजी। ठीक है, अगला बेटा सिस्टमैटिक। क्या है सिस्टमैटिक? ये सिस्टमैटिक क्या है, एक नया टर्म दे दिया है टैक्सोनॉमी को, एक नया टर्म दे दिया है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी के साथ साथ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखते हैं। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, इसका मतलब है ये किस तरीके से इसका इवोल्यूशन हुआ है, कैसे इवोल्यूशन हुआ है, कैसे वो बदला है टाइम टू टाइम, कैसे वो बदला है, ये अपने एंसेस्टर से, अपने पुराने जीव जंतुओं से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक, अगला तो तुम बोलोगे ये तो बड़ा आसान है। इवोल्यूशन क्या होता है, मतलब इवोल्यूशन का मतलब होता है बेटा, चेंज हुआ है। इवोल्यूशन का मतलब होता है बेटा कि किस तरीके से कोई इवॉल्व हुआ है। जैसे कि हम बंदर थे पहले, हम बंदर थे, ऐसा बोलते हैं कि डार्विन ने पहले बताया कि हम बंदर हैं, हम बंदर से धीरे धीरे बेटा इस शेप में आए हैं, तो हमने चेंज किया ना। क्यों किया वो चेंज, क्या जरूरी था, बंदर ही रहते, क्योंकि बेटा हमारा इन्वायरमेंट चेंज हुआ, हमारा इन्वायरमेंट बेटा चेंज हुआ। क्या हुआ, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, तो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से हमको चेंज होना पड़ा। नहीं होते तो हम भी मर जाते, नहीं समझे। सर्दी आती तो मोटे कपड़े पहनते हो ना, क्यों पहनते हो, ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सके। नहीं करोगे तो क्या होगा, नहीं तो फिर हम बीमार पड़ जाएंगे, मर भी सकते हो। मर भी सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो बेटा इसी सिस्टम को देखकर, यही सिस्टमेटिक को देखकर कैरोलस लिनेस ने एक किताब लिखी थी, जिसके अंदर बेटा ये टैक्सोनॉमी, ये मैंगीफेरा इंडिका वगैरह नाम दिखते हैं ना, एक पूरी किताब लिखी थी उन्होंने। उसी को क्या बोलते हैं, सिस्टमा नेचुरी। क्या बोलते हैं, सिस्टमा नेचुरी। आसान है, नेचर का यही सिस्टमेटिक तरीके से टैक्सोनॉमी कर देना। अब इधर देखो, क्या बेटा तुमको लगता है कि क्लासिफिकेशन इतना ही आसान होता है क्या? किसी को देखकर पहचान लिया, पहचानने के बाद उसको किसी क्लास के अंदर रखना इतना आसान होता है? बेटा इतना आसान तो नहीं होता, पर इतना मुश्किल भी नहीं होता। बेटा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम सबसे पहले चेक करते हैं वो कौन सी स्पीसीज में है, स्पीसीज के बाद चेक करते हैं कौन सी जीनस में है, अगली चीज आती है फैमिली,
फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है नहीं, क्लास। पहले तो जीन्स आएगा ना, फिर बेटा species बोल तो दिया, स्पीसीज, जीन्स, फैमिली, ऑर्डर, ठीक है, फाइलम, और फिर लास्ट में आता है किंगडम। अब बोलोगे, दिखाओ, अब बोलोगे भैया ये तो याद भी नहीं होने का मुझे, तो बेटा तुम्हें ये लाइन से याद करना जरूरी है। इसे याद करने का तरीका क्या है? कीप योर पॉट्स क्लीन, इसका क्वेश्चन अदरवाइज फैमिली। नीट में ये रहना बेटा, देखो नीट का छोड़ो ना तुम, नीट एनसीईआरटी से बाहर आता ही नहीं है ये तो रहा। ये खुद पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑर्डर सही है कौन सा गलत है। कौन बता पाएगा? जिसको ये याद होगा, जिसको ये याद होगा। और उसको याद करने का तरीका क्या है? कीप योर पॉट्स क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। अपने बर्तन साफ रखो, नहीं तो फैमिली बीमार हो जाएगी। कितना आसान है याद करना, देखो समझ में आ गया ना। ये देखो मैं लिखा, कीप योर पॉट्स क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। कीप योर पॉट्स क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो ठीक है बेटा, अब एक बार याद रखना जब नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, बेटा यही सिस्टम रहता है, याद रखना। कभी भी ये शफल नहीं होगा, कभी भी शफल नहीं होगा। ऐसा नहीं है पहले स्पीसीज कर लेता हूँ, फिर किंगडम कर लेता हूँ, फिर फैमिली कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा। स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, फाइलम और किंगडम। हाँ, ये नीचे से भी चलता है, ये ऊपर से भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी ले सकते हो इसको। इसको नीचे से ऊपर ले सकते हो, ऊपर से नीचे ले सकते हो। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाते हुए। तो बेटा नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाते हुए क्या है? जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो हमारे जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं, जो उनके बीच में कॉमन कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं ना, वो बेटा क्या होते हैं? घटते चले जाते हैं। क्या? किंगडम में बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, किंगडम में बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो स्पीसीज में एक दिखाई देते हैं, स्पीसीज में बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें सेम दिखाई देते हैं। अभी तुम एग्जाम्पल देखोगे जब तुम्हें दिखेगा, ठीक है ना। बस इतनी बात याद रखना, नीचे से ऊपर जाते हुए हमारे कॉमन कैरेक्टर्स घटते हैं। नीचे से करेंगी या ऊपर से तो गलत नहीं होगा ना? गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। और तुम्हें करना नहीं है, तुम्हें बेटा कैलकुलस लीनियस नहीं बनना है यहाँ पे, तुम्हें करके दे रखे, तुम्हें याद करना है, समझ गए। जब तुम आगे जाके कभी बॉटनी में पीएचडी वगैरह करोगे तब ये सब, या जूलॉजी में, तब ये सब करने लगना। लेकिन अभी तो तुमको साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। अभी जो इतना तुम्हारे एनसीईआरटी में किया हुआ है नोमेनक्लेचर, वही तुम्हें याद करना है सिर्फ। और ये उसका पैटर्न है। और ये पैटर्न क्यों याद करना है मैंने तुम्हें बता दिया। नीट में क्वेश्चन आता है बेटा, ये गलत बनाकर दे देते हैं और एक सही दे देते हैं। अब सही ऑर्डर चेक करना होता है, या बीच में से एक नाम गायब कर देंगे, 4 ऑप्शन देंगे, बताओ क्या भरना है इसमें। तो पता होगा तो बर्तन साफ रखना, काम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो बेटा, टेक्सोनॉमिकल एड क्या होता है? क्या? अच्छा, इसे बोलते हैं, ये तो मैंने बताया, इनको बेटा टेक्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्सा बोलते हैं। मतलब टेक्सोनॉमी के अंदर क्या आता है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर भी बेटा छोटे छोटे जो चीजें हैं, ये इनको बेटा टेक्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्सास बोलते हैं। अगला देखो, टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या है? बेटा टेक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब होता है कि ये जब सही चीजें तुमने आइडेंटिफाई कर ली, ये चीजें तुमने आइडेंटिफाई कर ली, अब इन चीजों को बेटा रखोगे कहाँ पर? रखोगे कहाँ पर? मेरे को एकदम से पता लगाना है भाई, मेरे को एकदम से पता लगाना है कि मैंगीफेरा इंडिका देखना है मेरे को। तो मैं कहाँ जाऊँगा एकदम से मैंगीफेरा इंडिका देखने? तो मैं जाऊँगा बेटा बोटेनिकल गार्डन में, हर्बेरियम में। अब ये होता क्या है हर्बेरियम? होता क्या है ये सब? ये देखो बेटा, हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम छोटे प्लांट्स के लिए होता है। किसके लिए? छोटे प्लांट्स के लिए, है ना। छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे तुमने देखा पार्क के किनारे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वो तो बड़े पेड़ बनते नहीं कभी भी। उनको क्या करते हैं? उनको बेटा तोड़ते हैं, ठीक है, उनकी पत्तियों को सुखा लेते हैं, सुखा लेते हैं। एक बेटा शीट लेते हैं, कैसी? प्लास्टिक की शीट लेते हैं उस, या जिलेटिन की शीट लेते हैं, उसके अंदर उसको रख देते हैं और ऊपर से बंद करते हैं। समझ लो लैमिनेशन कर दी। क्या करते हैं? लैमिनेशन कर देते हैं। क्यों करते हैं? और कुछ केमिकल्स डालते हैं ताकि वो खराब ना हो, ठीक है, ताकि उसको हम सालों साल देख सके कि ये पत्ती इस तरह की दिखाई देती है। और जहाँ से भी हम उसको कलेक्ट करते हैं वहाँ पर क्या करते हैं बेटा, उस, मान लो ये शीट है और इसके अंदर ही बेटा ये हमारा पेड़ है छोटा सा, ये उसकी पत्ती है, ये जड़ है, तो यहाँ पर एक छोटा सा टैग लगा देंगे। जैसे मान लो तुम गई थी ढूंढने, तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगी? अपना नाम लिखोगी, कलेक्टर्स नेम, कलेक्शन की जगह लिखोगी, कलेक्शन की डेट लिखोगी, उसका साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम जो आपको पता है मान लो, तो वो लिखोगी, और उसके साथ साथ उसका कॉमन नेम भी लिखोगे कि उसको बेटा लोकली क्या बोला जाता है। तो भैया मतलब ये जगह जहाँ पे हाँ, मतलब रखा जाता है, उसको हर्बेरियम बोलते हैं। हाँ, क्लासिफाई सब करने के बाद, हाँ, उसको हर्बेरियम बोलते हैं। जहाँ पर ये शीट बनाने के बाद रखी जाती है प्रिजर्व करके, जहाँ पर जाकर तुम कभी भी देख सकते हो, उसको हर्बेरियम बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इस जो नेम प्लेट जो लगती है, नेम की जो शीट लगती है, इसमें कितनी चीजें होती हैं? 7 कैरेक्टर होते हैं। कितने होते हैं? 7 कैरेक्टर होते हैं। ऐसे मैंने बता दिया ना, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, कलेक्टर का नाम,
जगह का नाम, कलेक्शन की डेट, इस तरह की 7 कैरेक्टर होते हैं। अगली चीज क्या है, बोटेनिकल गार्डन। क्या? बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन बेटे एक ऐसी जगह होती है जैसे कुछ पेड़ पौधे हैं जो कि तुम्हें लगता है खत्म होने वाले हैं या बाहर नहीं मिलेंगे, अब दिल्ली के अंदर देखने हैं, अब तुम कर्नाटक का पेड़ दिल्ली में देखना है, या बाहर की कोई स्पीसीज है अफ्रीका की तुम्हें दिल्ली में देखनी है, तो क्या होगा, आप बोटेनिकल गार्डन जाओगे। कहाँ जाओगे बेटा? बोटेनिकल तो ये गार्डन। एक्सी2 रिजर्वेशन होते हैं। एक्सी2 का मतलब होता है एक्स, मतलब एक्स का क्या मतलब होता है, जो बेटा पहले हो और अब ना हो। एक्स का एक्स हस्बैंड का क्या मतलब हुआ कि पहले हस्बैंड था लेकिन अब नहीं है ना। एक्स वाइफ का मतलब क्या है कि पहले वाइफ थी लेकिन अब नहीं है। एक्स सर्विसमैन मतलब पहले सर्विस में था लेकिन अब नहीं है ना। तो एक्स जहां पर लग जाए, और C2 का मतलब होता है सिचुएटेड, कि जहां पर वो था, जहां पर वो था, मतलब सिचुएशन मतलब जहां पर नॉर्मल था वो, सिचुएटेड कहाँ था, और एक्स मतलब अब वो वहां पर नहीं है। इसका मतलब हम दूसरी जगह सर पेड़ लाकर या पेड़ की स्पीसीज लाकर अपनी जगह पर जहां हम चाहते हैं वहां पर उसको रख देते हैं, और बेटा जब चाहे उसको देख सकते हैं। वो क्या होते हैं बेटा? बोटेनिकल गार्डन। जूलॉजिकल गार्डन्स क्या होते हैं? जूलॉजिकल पार्क क्या होता है? एनिमल्स के लिए। हाँ, ये भी बेटा एक्सी2 है। अब मान लो तुम्हें अफ्रीका का चीता देखना है, अब अफ्रीका नहीं जाना, तो वो दिल्ली। वहाँ पे खत्म हो रहे होते हैं तो वहाँ से ले आते हैं और उनको ऐसी जगह बेटा पे जरूरी नहीं रखते कि खत्म ही हो रहे हो, हम कई बार जो खत्म नहीं भी हो रहे थे उनको भी ले आते हैं सिर्फ देखने के लिए भी तो। और बेटा जो खत्म हो रहे होते हैं उनको तो लेकर आते ही आते हैं, क्यों? ताकि उनको आराम से यहाँ पे बचाया जा सके, उनकी संख्या बढ़ाई जा सके। तो एक्सी2 का मतलब समझ रहे हो ना? एक्स मतलब जहां पर वो, जहाँ के वो नहीं है, अब उनको कहाँ पर लेके आए? जहाँ के वो जहाँ से, नहीं है। हाँ। एक्स हो गए वो, अपनी लोकेशन से एक्स हो गए, हट गए। अब अगर यहाँ पे अगला इसका शब्द क्या होता है? इन सीटू का मतलब जहां पर है हम वहीं पर किसी को प्रिजर्व कर दें। जैसे नेशनल पार्क, इसके अंदर है नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नेशनल पार्क क्या होता है? जहां पर बेटा, जहां पर वो है हम उसी जगह को प्रोटेक्टेड कर दें, उसी जगह को बाउंड्री में डाल दें, उसी जगह पे लो कानून लगा दें कि अब बेटा यहाँ पर हंटिंग नहीं होगी, यहाँ पर तुम घुस नहीं सकते। तो वहां पर क्या होता है? इन सीटू। हाँ, यहाँ लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अगला क्या है बेटा? म्यूजियम। म्यूजियम के अंदर क्या होता है? ना प्लांट जिंदा होता है और ना ही एनिमल जिंदा होता है। उसके अंदर क्या होता है बेटा? उनकी स्पेसिमेंस होते हैं। स्पेसिमेन मतलब हड्डी हो गई, कुछ बचे कुछ पदार्थ हो गए, उनके कुछ बचे कुछ पार्ट्स हो गए बेटा, उनको कहीं पर जहाँ पे प्रोटेक्टेड करके मतलब रखा जाता है। नहीं है, सिर्फ उनके कुछ म्यूजियम में part बेटा जिंदा देखा, साइंस म्यूजियम गए हो, वहाँ पे डायनासोर की वो दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर, वो जिंदा होता है वहाँ पे, नहीं। है ना। बस अगला बताओ बेटा, की क्या? तो भैया वो रियल होते हैं। हाँ, ज़्यादातर तो रियल ही होते हैं बेटा, कुछ जो फेक होते हैं वो दिखाई दे ही जाते हैं, वहाँ पे लिखा भी होता है कि असली नहीं है। की, अच्छा अब ये की क्या है बेटा? की का यूज होता है किसी को पहचान कर, आइडेंटिफाई करके उसको बेटा एक साथ रखने में, या उसको कलेक्ट करके या सेफ रखने के काम आता है। की का मतलब होता है बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस, किसी को उसकी सिमिलैरिटी के हिसाब से और उसके डिफरेंस के हिसाब से अरेंज कर देना। अब सिमिलैरिटी और अलग अलग क्या है बेटा? पहले इसको, इसके अंदर एक शब्द आता है कपलेट। क्या आता है? कपलेट। और दूसरा आता है लीड। क्या? लीड। तो बेटा कपलेट होता है जिसके अंदर हम दो ऑप्शंस लेकर चलते हैं, मतलब दो कैरेक्टर लेके चलते हैं। क्या? दो कैरेक्टर लेके चलते हैं, तो उसको बोलते हैं कपलेट। और लीड का मतलब होता है इसके हम सिंगल ऑप्शन या सिंगल कैरेक्टर की बात करते हैं। किसकी? सिंगल कैरेक्टर की बात करते हैं, मतलब डबल बात ना करें। जैसे कि मेंडल ने प्लांट्स के अंदर क्या किया? एक बार सिर्फ पी प्लांट में हाइट देखी तो सिंगल कैरेक्टर, है ना। और बेटा एक बार क्या देखी? हाइट, और हाइट के साथ साथ उसने क्या देखा? हाइट के साथ साथ उसने बेटा प्लांट मतलब कैसा येलो है, हाँ हाँ हाँ, पॉट का रंग भी देखा, और फिर उसके अंदर जो बीज है बेटा ये देख सकते हो कि बीज का शेप और कलर भी देखा। अगला देखो बेटा, फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा का मतलब होता है एक इस तरीके की बेटा, इस तरीके की बुक या इस तरीके का डेटा जिसके अंदर फ्लोरा मतलब जितना भी एक एरिया के अंदर, पर्टिकुलर एरिया के अंदर, पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना बेटा इसके अंदर प्लांट्स है। प्लांट्स, फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स, कितने प्लांट की स्पीसीज है। मैं बोलता हूँ कि दिल्ली का फ्लोरा क्या है, मतलब दिल्ली के एरिया के अंदर अंदर कितने प्लांट्स हैं, उनको बेटे जहां पर कलेक्ट करते हैं उसको फ्लोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मैनुअल क्या है? मैनुअल का मतलब, अच्छा इसकी जगह एक शब्द और आ जाता है फोना। क्या? वो एनिमल्स के हैं। हाँ, अगर फ्लोरा याद है तो फोना याद होगा, उसमें सिर्फ एनिमल कर देना है यहाँ पे प्लांट्स की जगह पे। अगला हो गया भाई मैनुअल। मैनुअल के अंदर बेटा जूलॉजी, प्लांट्स और एनिमल दोनों का डेटा होगा, प्लांट्स और एनिमल दोनों का डेटा होगा। अब ये मोनोग्राफ क्या है भाई? मोनोग्राफ एक ऐसी चीज है जिसके अंदर एक टेक्सोन के बारे में होगा, सिर्फ एक टेक्सोन के बारे में। अब मैंने तुमको बताया था टेक्सोन क्या होता है, ये होता है मतलब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये बेटा एक टेक्सोन होता है। तो कभी मतलब अंदर जो है क्लासिफाई करना। हाँ, तो बेटा इस मोनोग्राफ की जब बात करते हैं तो उसके अंदर ये नहीं होगा कि सारी स्पीसीज को ले लोगे, कि मैं बोलूंगा भाई प्लांट का मोनोग्राफ बना दो, मैं सारी स्पीसीज ले लूंगा। नहीं बेटा, उसके अंदर मैं बोलूंगा खाली एक स्पीसीज के बारे में बनाओ, या एक खाली जीनस के बारे में डेटा लेके आओ, या खाली एक
फैमिली के बारे में डेटा लेके आओ, तो बेटा वो हम किसके अंदर डालेंगे, मोनोग्राफ के अंदर डालेंगे। किसके अंदर, जिसके अंदर खाली एक टैक्सोन के बारे में डेटा होता है। मान लो एक स्पीसीज के बारे में ही सिर्फ मेरे को डेटा लेके आना है, सारे सब पूरे मतलब एक स्पीसीज के टैक्सोन के बारे में लेकर आना है। या समझ गया मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला क्या है, कैटेलॉग। क्या कैटेलॉग, कैटेलॉग का मतलब होता है जो भी डेटा दे रखा हो उसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर देना, कैटेलॉग कहलाता है। अल्फाबेटिकली मतलब ABCDEFGH इस तरीके के अरेंजमेंट में रख देना, कैटेलॉग कहलाता है। कैटेलॉग का इस्तेमाल कहाँ होगा बेटा, हर्बेरियम में होगा, नहीं होगा। इतनी सारी शीटें बन जाएंगी, उन शीटों को अरेंज कैसे करोगे, कैटेलॉग के हिसाब से तो करोगे, ठीक है। फ्लोरा एंड फोना बहुत सारे कलेक्ट हो जाएंगे, किस हिसाब से लगाओगे बेटा, कैटेलॉग के हिसाब से तो लगाएंगे। और इसी के साथ बेटा आपका चैप्टर